हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 16 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। उसने जल्दी से उसे छोड़ा और बोला, मैं आई एम सॉरी। वो गुस्से उसकी बात को नजरअंदाज करके शवी आगे बढ़ी और जाके कार में बैठ गई। ऋत्विक ने अपनी कमर पर हाथ रखे और अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोला, क्या क्या किया ये तूने ऋत्विक? जिसकी एक खरोंच तक तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज खुद ही अपने गुस्से में तूने उसे दर्द दे दिया। अब चल माफी मांग, कहकर वो भी कार में जाकर बैठ गया। उसने शवी की तरफ देखा जो कि बाहर की तरफ देख रही थी। ऋत्विक ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर शवी की तरफ देखा जो अभी भी बाहर ही देख रही थी। ऋत्विक बोला, आई एम सॉरी शवी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट नहीं किया। आई स्वेयर। वो गुस्से में पता नहीं कैसे, प्लीज तुम जानती हो ना मैं कभी तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकता, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन शवी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उधर आरुष गुस्से में कैफे से बाहर आया और बोला, तो तुम शवी को भी ले गए? कोई बात नहीं ऋत्विक सिंघानिया, ये चंद दिनों के लिए तुम अपनी जीत का जश्न मना लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ऐसी शिकस्त दूंगा मैं कि तुम दोबारा मुझसे उलझने से पहले 1000 बार सोचोगे। तुम मुझे शवी से दूर करना चाहते हो ना, लेकिन उससे मैं नहीं बल्कि तुम दूर होंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बस एक मौका चाहिए मुझे, फिर तुम देखो कि कैसे तुम्हारी आंखों के सामने शवी को मैं अपना बनाऊंगा और तुम बस स्पेक्टेटर बनकर रह जाओगे। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। शवी ऋत्विक की आंखों में देख नहीं रही थी और ये बात ऋत्विक को कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी भला। उसने शवी का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज जाना, माफ कर दो ना, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार माफ कर दो ना प्लीज, हाथ छोड़िए मेरा। शवी ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। तो ऋत्विक बोला, नहीं पहले तुम मुझे माफ करो तभी मैं हाथ छोड़ूंगा। शवी फिर बोली, सुना नहीं मैंने आपको, मेरा हाथ छोड़िए, और दूसरी बात, आज के बाद मुझे जाना कहकर मत बुलाइएगा वरना। ऋत्विक ने उसका हाथ और कस के पकड़ा और प्यार से उसे देखते हुए बोला, वरना वरना क्या करोगी जाना? शवी ने उसे घूरा और बोली, आपका मुंह तोड़ दूंगी, और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और खिड़की की तरफ देखने लगी। ऋत्विक खुद से बोला, ऋत्विक बेटा, कहा था ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, अब कर मेहनत मनाने की। फिर शवी की तरफ देखकर बोला, नहीं करोगी माफ पक्का? शवी कुछ नहीं बोली, बस खिड़की के बाहर देखती रही। फिर ऋत्विक बोला, ठीक है फिर अब तुम देखो कि तुम्हारा ये दीवाना क्या करता है। उसकी बात सुनकर शवी ने आंखें छोटी करके उसे देखा तो उसने गाड़ी को सड़क के साइड में रोक दिया और नीचे उतर आया। शवी हैरान सी उसे देख रही थी कि अचानक से उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया क्योंकि ऋत्विक सड़क पर जाके उठक बैठक करने लगा। शवी हैरानी से उसे देखने लगी और आने जाने वाले लोग और गाड़ियों में सवार लोग भी उसे देखने लगे। ऋत्विक ने अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया था जिस वजह से लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। शवी जल्दी से कार से निकली और उसके सामने जाके बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ये ऋत्विक उठक बैठक करते हुए तुमसे माफी मांग रहा हूँ इस तरह से, तो और क्या करूं मैं? अब तुम सीधे सीधे तो माफ नहीं कर रही हो तो क्या करूं मैं? शवी इधर उधर देखकर, देखिए सब लोग आपको ही देख रहे हैं, प्लीज उठ जाइए। देखने दो, जो भी देख रहा है मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो, और कोई क्या सोचता है क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी आसपास खड़े लोग में से एक बोला, अरे क्या बात है हीरो, यहाँ पर क्यों कसरत कर रहे हो? ऋतिक वैसे ही बोला, कसरत नहीं कर रहा हूँ यार, अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहा हूँ। शवी ऋतिक के मुंह से बीवी सुनकर हैरान रह गई। वो शख्स हंसते हुए बोला, ओ तो ये बात है भाई, बीवियां तो रूठी ही रहती हैं, कोई ना मान जाएगी, तुम क्यों थक रहे हो, जाओ घर जाके मनाओ, कोई अच्छा सा तोहफा लेकर दो, फिर झट से मान जाएगी। ऋत्विक बोला, अरे अरे मेरे दोस्त, मेरा बस चले तो एक तो क्या, पूरे मुंबई शहर के तोहफे लाके इसके कदमों में रख दूं, लेकिन मेरी बीवी दूसरी बीवी जैसी नहीं है जो पैसे से मान जाए। तभी दूसरा शख्स हंसते हुए बोला, ये भी अच्छा है भाई, तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता बीवी को मनाने के लिए, वरना हमसे पूछो जरा सी उसकी या उसके बनाए हुए खाने की तारीफ ना करो तो अगले दिन जेब ढीली करनी पड़ती है उसे मनाने को। एक और बोला, और ऊपर से झूठी तारीफ भी करनी पड़ती है। उसकी बात पर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी शवी ऋत्विक के पास आई और बोली, क्यों तमाशा कर रहे हैं आप, चलिए यहाँ से। नहीं, पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तभी मैं रुकूंगा। उनमें से एक फिर बोला, अरे मैडम मान जाइए ना, देखिए तो कितना प्यार करते हैं आपके पति आपसे, आपके खातिर देखिए बीच सड़क पर ही उठक बैठक कर रहे हैं। तभी वहां से कार में गुजर रही दो लड़कियों ये नजारा देखकर आ गई। उन्होंने काफी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे, दिखने में रईस घर की लग रही थी। तभी उन्होंने ऋत्विक को देखा जिसकी व्हाइट शर्ट पसीने की वजह से भीग चुकी थी क्योंकि ब्लेजर तो उसने कार में ही रख दिया था। उनमें से एक आगे आके बोली, ओह वाओ ही इज सो हॉट। दूसरी वाली बोली, या,
लेकिन ये यहाँ पर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? भीड़ में से एक बोला, मैडम वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ को मना रहे हैं। पहली वाली बोली, पर हाउ रोमांटिक, रियली, ऐसे बीच सड़क पर। दूसरी वाली बोली, लेकिन कौन है वो हार्टलेस वाइफ जो इतने हैंडसम हस्बैंड को इतने रोमांटिक जेस्चर से भी नहीं मान रही? अगर ये मेरे लिए ऐसा करे तो कसम से मैं तो अपना सब कुछ लौटा दूं। शबी उनकी बातें सुन रही थी और अब जब वो ऋत्विक पर लाइन मार रही थी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो झट से ऋत्विक के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, बहुत हुआ, अब चलिए। ऋत्विक अपना एक कान पकड़े हुए ही बोला, पहले तुम बोलो कि मुझे माफ किया तुमने। शबी ने उसे घूरा और फिर उन लड़कियों को घूरा जो अभी भी ऋत्विक को ही ताड़ रही थी। शबी ने खींचते हुए कहा, सीधे सीधे कहिए ना कि आपको यहाँ रहकर लड़कियों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना है। ऋत्विक मासूम सा फेस बना के बोला, नहीं यार, मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए और मेरे लिए कितनी भी लड़कियां क्यों ना खड़ी हो, मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो सिर्फ तुम ही हो हर जगह। चुप कीजिए, मुझे वह पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उनमें से एक लड़की आई और बोली, हे हैंडसम। ऋत्विक ने शबी को देखा जो उसे ही घूर रही थी। फिर उसे एक आइडिया आया तो उसने भी मुस्कुरा के उस लड़की को हाय बोल दिया, जिससे शबी और चिढ़ गई और दोनों को घूरने लगी। फिर आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ ऋत्विक के हाथ से छुड़वाया और ऋत्विक को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव आपको माफ किया, चलिए। ऋत्विक हंसते हुए बोला, सच में जाना? हाँ सच में पतिदेव, वो भी दांत दिखाते हुए बोली। तो ऋत्विक मौके का फायदा उठाते हुए बोला, तो फिर अपने उसी स्टाइल से बताओ, तभी मैं मानूंगा। शबी हैरानी से, कौन सा स्टाइल? ऋत्विक अपना गाल आगे करके बोला, वही जो तुम हमेशा करती हो जब मुझे माफ कर देती हो तो। ऋत्विक दांत दिखाते हुए बोला तो शबी इधर उधर देखने लगी और ऋत्विक उसे देखने लगा। ऋत्विक की बात सुनकर शबी हैरान हो गई और ऋत्विक उसे मुस्कुराकर देखने लगा। शबी धीरे से ऋत्विक से बोली, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए, वो भी ऐसे सबके सामने? ऋत्विक मुस्कुराते हुए उनके कान के पास जाके धीरे से बोला, अरे जाना, अपनी बीवी से भला कैसी शर्म, और मैंने तो गाल पर ही किस मांगा है, कहीं और तो नहीं ना। ऋत्विक की बात पर शबी की आंखें बड़ी हो गई और ऋत्विक ने उसकी तरफ देखकर आई विंक कर दी और फिर बोला, जल्दी करो ना जाना, हमें घर भी तो जाना है। शबी ने आसपास देखा तो सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। शबी को बहुत शर्म आने लगी और ऋत्विक पर गुस्सा भी। फिर वो ऋत्विक से बोली, झुकिए। उसकी बात सुनकर ऋत्विक की आंखों में चमक और होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो शबी की तरफ देखते हुए अपनी भौहें उचकाकर देखने लगा, जैसे कंफर्म करना चाह रहा हो कि शबी ने वही कहा जो उसने सुना। तो शबी ने बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी गर्दन हिला दी तो ऋत्विक मुस्कुराते हुए उसके सामने झुकने लगा। जब उसने अपना गाल शबी के ठीक सामने लाया तो शबी ने अपना चेहरा उसके करीब चेहरे के लाया और जैसे ही शबी की सांसें उसे अपने चेहरे पर फील हुई तो उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई। तभी उसे अपने कान में शबी की आवाज सुनाई दी। वो बोली, आप एक काम कीजिए, यही रात भर उठक बैठक करते रहिए और मैं किसी से भी लिफ्ट लेकर घर चली जाती हूँ। आप करते रहिए यहाँ पर लड़कियों को इम्प्रेस। बाय। उसकी बात सुनकर ऋत्विक का सारा सुरूर ही उतर गया और उसके साथ उसका चेहरा भी। वो मासूम सी शक्ल बनाकर शबी को देखने लगा तो वो हाथ हिलाते हुए, बाय मिस्टर पतिदेव, इतना कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। ऋत्विक भी जल्दी से उसके पीछे भागता हुआ बोला, अरे अरे जाना, रुको तो, ऐसे मुझे अकेला नहीं छोड़कर कहीं नहीं जा सकती तुम। शबी आगे बढ़ते हुए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी शबी को एक जगह दो लड़के कार के साथ खड़े दिखाई दिए तो वो उनकी तरफ बढ़ गई और जाके उनसे बोली, एक्सक्यूज मी। उन्होंने शबी की तरफ देखा और एक लड़का उसे देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, जी मिस बोलिए। शबी बोली, वो मुझे लिफ्ट चाहिए थी, तो क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं? वहीं ऋत्विक कुछ कदम दूर खड़े होकर ये सब देख कर सुन रहा था और उन लड़कों को घूर भी रहा था। शबी की बात सुनकर दूसरे वाला बोला, जी बिल्कुल बिल्कुल, भला इतनी ब्यूटीफुल लड़की को कोई मना कैसे कर सकता है। तभी दूसरा उसके कान में बोला, ओए चुप कर, यहाँ मैं अपनी स्टोरी बनाने का सोच रहा हूँ और तू बीच में घुस रहा है। अगर मेरी बात बन गई तो तेरी भाभी बनेगी, वो तो भाभी को इज्जत देते हैं, समझा। तभी किसी ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बिल्कुल सही कहा भाई तुमने, भाभी को तो इज्जत देनी ही चाहिए क्योंकि भाभी माँ समान होती है ना। उन दोनों ने पलटकर देखा तो ऋत्विक उन दोनों के बीच में खड़ा था, दोनों के गले में हाथ डाले। एक लड़का उसे देखते हुए बोला, ओ हीरो, कौन है तू और बीच में क्यों घुस रहा है? देख नहीं रहे बात कर रहे हैं हम। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बिल्कुल करो बात, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ। वो लड़का फिर शबी की तरफ देखकर प्यार से बोला, तो आप बताइए कहाँ जाना है आपको। शबी ऋत्विक की तरफ देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। शबी के बोलने से पहले ही ऋत्विक उसे देखते हुए बोला, हाँ हाँ बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें? जाना, ये तुम्हारे देवर छोड़ के आएंगे ना अपनी भाभी को। फिर उन लड़कों की तरफ देखते हुए कि वो सही कहा ना भाई लोग,
अपनी भाभी को घर छोड़ाओगे ना? वो लड़का ऋत्विक का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, अबे क्या बकवास कर रहा है? अब तू भी आ गया। देख भाई, ये पहले मेरे पास आई थी और मुझसे ही मदद मांगी थी, तो इस हिसाब से पहला चांस मेरा ही है ना। तभी मैंने मेरे दोस्त को भी बोल दिया है कि चांस ना मारे। तो अब जरा तुम भी साइड हो जाओ हीरो। ऋत्विक ने उसे देखकर अपनी भौं उचका दी, तो वो लड़का शवि की तरफ देखकर बोला, अरे मिस आप चलिए, आप क्यों इन लोगों की बातें सुन रही हैं? शवि कुछ नहीं बोली और वो सिर्फ ऋत्विक के एक्सप्रेशंस देख रही थी जो पल पल बदल रहे थे। वो खड़ी रही तो वो लड़का आगे बढ़ा और शवि का हाथ पकड़ने के लिए जैसे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शवि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। वो लड़का हैरान हो गया और ऋत्विक की तरफ देखते हुए बोला, ए मिस्टर, एक बार में समझ नहीं आता, लड़की से बदतमीजी कर रहे हो, उसे छोड़ो, वो मेरे साथ जाएगी। ऋत्विक शवि की तरफ देखने लगा जो उसे हैरानी से देख रही थी। वो कुछ नहीं बोला तो वो लड़का आगे बढ़ा और शवि की तरफ हाथ बढ़ाया, तो ऋत्विक ने उसे अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और बोला, सोचना भी मत, वरना ये हाथ खाना खाने लायक भी नहीं बचेंगे। वो लड़का कुछ बोलने को हुआ कि ऋत्विक फिर बोला, हाथ तो बाद की बात है, पहले पहले अपनी नजरों को संभालो कि वो कहीं भी जाके फिसले। लेकिन शवि की तरफ प्यार से देखते हुए, मेरी जाना की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लड़कों की तरफ देखकर कड़क आवाज में, शी इज माइन फॉर एवर एंड एवर, और ये मुझसे नाराज थी इसलिए तुम लोगों के पास आई थी लिफ्ट लेने। लेकिन शवि की तरफ देखकर इतनी भी क्या नाराजगी कि अपने पति के साथ साथ बच्चों के बारे में भी भूल गई। उसके बाद सुनकर शवि की आंखें बड़ी हो गई तो वो फिर बोला, बेचारे घर में भूखे प्यासे बैठे होंगे कि उनके मम्मी पापा आएंगे कुछ खाने को लेकर, लेकिन तुम तो नाराज हो जाती हो बार बार मुझसे। चलो अब नाराजगी छोड़ो, मान ली तुम्हारी बात। फिर से उन लड़कों की तरफ देखकर शर्माते हुए बोला, वो क्या है ना यार, हम शादी से लेकर अब तक सिर्फ इसके कहने पर पूरे 4 बार हनीमून पर ही हो आए हैं, पर हर बार मैडम अलग अलग जगह चूज करती है। अब इस बार कह रही है कि हम लोग मालदीव चलते हैं। मैंने जरा सा मना किया तो बस रूठ गई। वो लड़के उसी की बातों से हैरान होकर रह गए और शवि तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई थी। ऋत्विक फिर शवि को देखकर बोला, अब मान ली तुम्हारी बात, चलेंगे हम मालदीव अपना 5वां हनीमून मनाने। अब ठीक है, चलो घर चलें। फिर उन लड़कों से सॉरी भाई लोग, अपने लिए कोई सिंगल ढूंढ लो, क्योंकि मेरे जाना तो 7 जन्मों के लिए मेरे साथ मिंगल होने वाली है। शवि ने उसे घूरा तो उसने आइविंग कर दी और मुस्कुराने लगा। फिर शवि का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। वो लड़के तो बस दर्शक बने खड़े रहे और ऋत्विक शवि को ले भी गया। कार के पास पहुंचते ही शवि ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और ऋत्विक के सामने आके खड़ी होकर बोली, क्या कह रहे थे आप वहाँ? ये क्या बकवास है? ऋत्विक सवालिया नजरों से देखते हुए, क्या बोला मैंने? शवि गुस्से से उसे उंगली दिखाकर, ये भोले बनने का नाटक मेरे सामने मत कीजिए, समझे? आप सब समझ रहे हैं ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ऋत्विक मुस्कुराया और शवि की उंगली से अपनी वही उंगली छुआकर बोला, समझ रहा हूँ। तो मैंने क्या गलत बोला इसमें भला? एक बार शादी हो जाए फिर 5 बार तो क्या? तुम कहोगी तो हर महीने चलेंगे हनीमून पर, हम वो भी नई नई जगहों पर। अब मैं अपनी जाना की एक विश भी पूरी ना करूं तो क्या फायदा मेरे होने का? कहकर वो शरारत से मुस्कुराने लगा। शवि उसे घूरते हुए खुद से ही बोली, क्या शवि, तुम भी इससे माथा फोड़ने से अच्छा है कि किसी पत्थर से जाकर टक्कर मार लो 2 बार। उसकी बात पर ऋत्विक हंसने लगा, लेकिन फिर नॉर्मल होकर अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर शवि की तरफ मुड़ा और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? शवि हार मानते हुए बोली, जी नहीं, मैं आपको भला कैसे कुछ कह सकती हूँ। वैसे अब यही खड़े रहने हैं या फिर यहाँ से चलने का कष्ट करेंगे आप? ऋत्विक बड़े ही अदब से बोला, जो हुक्म मेरे जापना, हम तो आपके गुलाम हैं, सदैव आपकी सेवा में समर्पित हैं। शवि उसकी नौटंकी से तंग आ चुकी थी, इसलिए जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ गई। ऋत्विक मुस्कुराया और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उधर आरुष घर पहुंचकर अपने रूम में गुस्से से चहलकदमी कर रहा था। फिर गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझसे चिढ़ते हो, इसलिए मुझे शवि से दूर करना चाहते हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम सच में शवि से प्यार करते हो। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मैटर करती है कि मैं शवि से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। इतना जो भी उसके पास और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा, उसे हटना होगा बीच में से, क्योंकि शवि सिर्फ मेरी होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। कहकर एक टेढ़ी स्माइल दी और अपना फोन निकालकर फोन मिलाया और दूसरी तरफ से कुछ बात की। उधर से हामी भरे जाने के बाद वो बोला, लेकिन अभी नहीं, ये काम आप मेरे इशारे के बाद करिएगा। फिर फोन को बेड पर पटक दिया और खुद भी धम से बेड पर लेट गया और हंसते हुए बोला, अब देखना तुम ऋत्विक, शवि तुम्हारी आंखों के सामने मेरी होगी, वो भी सबकी मंजूरी से।
यहाँ तक कि उसकी खुद की मर्जी से, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर वो रिलैक्स हो गया और सो गया। उधर गाड़ी में शवी खामोश बैठी थी तो ऋत्विक उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ है जाना, इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बात तो करो। क्या बात करूं और किससे करूं? शवी बाहर देखते हुए बोली। तो ऋत्विक बोला, अरे यार हद है, इतना डैशिंग और स्मार्ट लड़का बैठा है तुम्हारे पास और तुम बात करने के लिए किसी और को ढूंढ रही हो। शवी उसकी बात पर हंसने लगी और बोली, शक्ल देखिए कभी ध्यान से अपनी, खुद को रणबीर कपूर समझते हैं, जब देखो तब अपनी तारीफ करने लगे रहते हैं। मैंने कहा है ना कि आप उतने भी स्मार्ट नहीं हैं जितने आप खुद को समझते हैं। ऋत्विक उसकी तरफ देखकर बोला, तो क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शवी एक नजर उसे देखकर बाहर देखते हुए, बिल्कुल नहीं। ऋत्विक ने फिर वही गाड़ी को ब्रेक लगाई और शवी को एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। ऋत्विक के एकदम ऐसे खींच लेने से शवी सीधे उसके सीने से टकरा गई और हाथ उसके सीने पर आ गए और ऋत्विक ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए मुस्कुरा के बोला, तो सच में मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना? शवी अब क्या बोलती, उसकी तो जान हल्क में अटक जाती है। ऋत्विक के पास आते ही फिर भी वो खुद को नॉर्मल करते हुए नाराजगी दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप छोड़िए मुझे। ऋत्विक उसके बालों को कंधे से सरकाते हुए प्यार से बोला, छोड़ दूंगा, पहले बताओ तो कि क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शवी उसे नजरें चुराते हुए, एक एक बार कहा ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऋत्विक ने अपनी भौहें झुकाकर कहा, तो फिर ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। शवी उसकी तरफ देखने लगी तो वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोलो जाना कि मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? थोड़ा सीरियस होकर कह दो कि मेरी करीबी तुम्हें भी उतना ही बेकरार नहीं करती जितना कि तुमने मुझे करके रखा है। कह दो कि मेरे दिल की तरह तुम्हारा दिल भी उतनी ही रफ्तार से नहीं दौड़ता जब भी तुम मेरे पास आती हो। कह दो कि मेरे अलावा कभी किसी के इतने करीब गई हो या जा सकती हो। कह दो तुम्हारे दिल में गुदगुदी नहीं होती जब मेरा स्पर्श याद आता है। उसकी बातें सुनकर शवी के कान गर्म होने लगे और शर्म से बेहाल हो जा रही थी, लेकिन ऋत्विक तो बस लगा पड़ा था उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने में। वो फिर उसकी आंखों की गहराइयों में खोते हुए बोला, पता है ऋत्विक सिंघानिया ने कभी हारना सीखा ही नहीं था, सिर्फ जीत दर्ज करना आता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसके सामने मैं अपना दिल हार गया, यहाँ तक कि खुद को भी हार चुका हूँ जाना, और पूरी जिंदगी तुमसे हारना चाहता हूँ। बस तुम्हारी एक हाँ का इंतजार है मुझे। शवी नजरें झुकाकर बोली, आप क्यों बार बार यही सब बातें लेकर बैठ जाते हैं? ऋत्विक उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए बड़े प्यार से बोला, बिकॉज आई लव यू जाना, आई रियली लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इतना जितना तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम नहीं जानती कि कैसे खुद को रोके हुए हूँ। तुम जब भी सामने होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ, सिर्फ इतना याद रहता है कि तुम मेरे सामने हो और तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो प्यार बस बाहर आने को मचलने लगता है। बस एक बार हाँ कह दो जाना, एक बार कह दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, कि तुम्हारे दिल में भी मैं हूँ। कसम से इतना प्यार लुटाऊंगा, इतना प्यार लुटाऊंगा कि तुम्हें खुद पर गरूर हो जाएगा, तुम्हें इस बात पर गरूर हो जाएगा कि तुम ऋत्विक सिंघानिया की जिंदगी हो। उसके गाल को छूते हुए, सच में जाना, शब्दों में नहीं समझा सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो। शवी को इसकी बातें अब असहज करने लगी थी तो वो बोली, आप समझते क्यों नहीं है? आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता आखिर? क्योंकि आप आसमान के तारे हैं और मैं जमीन की। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ऋत्विक ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, इसके आगे कुछ नहीं जाना। तुम खुद को आम कैसे कह सकती हो? अभी अभी कहा ना मैंने कि तुम ऋत्विक सिंघानिया की जिंदगी हो, तो कैसे भूल गई? और अगर मैं आसमान का तारा हूँ तो तुम वो चांद हो जिसे पाने का ख्वाब ये दुनिया देखती है, लेकिन उसे छू भी नहीं पाती। और ये तारा अपने इस चांद में लीन हो जाना चाहता है हमेशा के लिए। बस इंतजार है तो एक इशारे का, सिर्फ एक इशारा कर दो जाना। फिर जब पूरी दुनिया भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगी ना तो उससे लड़ जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। कह दो कि अब हम ऋत्विक और शवी नहीं बल्कि हम ऋत्वी हैं। शवी खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, बस कीजिए प्लीज, ये सब बातें और मत कीजिए। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मेरी बातों से तुम्हारे दिल के जज्बात बाहर आ जाएंगे? खुद को रोक नहीं पाओगी ना, ये मानने से कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं? छवि बोली, मैंने कहा ना कि मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, कोई जज्बात नहीं है मेरे दिल में आपके लिए। अच्छा, कोई जज्बात नहीं है तो फिर क्यों मेरे लिए परेशान हुई थी जब मेरे हाथ को चोट लगी थी? क्यों तुम्हारी आंखों में वो दर्द दिखाई दे रहा था जो कि किसी प्यार करने वाले की आंखों में होता है? क्यों मेरा खून देखकर पैनिक हो गई थी, बताओ? ऋत्विक थोड़ा खिसकर बोला तो शवी भी थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, इंसानियत के नाते किया था मैंने वो सब, और जख्म पर दवाई तो मैंने आरुषि के भी लगाई थी ना। हाँ लगाई थी, लेकिन तुम्हें तकलीफ तो मेरे ही जख्म को देखकर हुई थी ना।
तभी तो मुझे डांट लगा रही थी प्यार से। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ता है आपके किसी भी जख्म से। शवि ने नजरें फेर कर पीछा छुड़ाने के लिए कहा तो ऋत्विक बोला, ठीक है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरे किसी भी दर्द से, तो ठीक है। कहकर उसने गाड़ी के शीशे को डाउन किया और उसमें अपना हाथ रखकर एकदम से बटन प्रेस कर दिया। वो झट से बंद हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शवि को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खुली की खुली रह गई। पृथ्वी का हाथ शीशे से दबा हुआ था और दर्द की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शवि की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए उसकी बाह को पकड़कर बोली, ये क्या पागलपन है? हाँ, हाथ बाहर निकालिए प्लीज। ऋत्विक ने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से गुस्से से बोली, क्या पागलपन करते हैं आप? हाँ, बच्चे हैं क्या कोई? ऋत्विक मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, सही कहा, पागलपन तो है जाना, तुम्हारे प्यार का पागलपन जो दिन भर चढ़ता ही जा रहा है। शवि गुस्से से बोली, बाहर निकालिए, खून बह रहा है हाथ से। ऋत्विक उसे देखते हुए, कोई बात नहीं, बह जाने दो, तुम्हें क्या, मेरा खून है, मेरी मर्जी, मैं जितना भी बहाऊं। शवि उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ निकालिए जल्दी, ड्रेसिंग करनी है वरना जख्म गहरा हो जाएगा। हो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ऋत्विक बोला तो शवि का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, अगर आप अपना हाथ अभी के अभी नहीं बाहर निकालेंगे तो मैं यहीं पर गाड़ी से उतर जाऊंगी, फिर मत कहिएगा। उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने शीशा नीचे किया तो शवि ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या कोई आपके अंदर? जब देखो तब अपनी ही मनमानी करते रहते हैं, देखिए कितना खून बह रहा है। शवि गुस्से में बोले जा रही थी और ऋत्विक का ध्यान उसके चेहरे पर था। वो बस प्यार से उसे निहारे जा रहा था, जबकि शवि का ध्यान उसकी चोट पर था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। ऋत्विक उसे निहारते हुए बोला, तो दिमाग नहीं है, सिर्फ दिल है मेरे पास, जो तुमसे दीवानगी की हद तक चाहता है। शवि ने उसे टेढ़ी नजर से देखा और जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से ऑइंटमेंट निकाला और साथ में कॉटन भी। ऋत्विक ये देखकर हैरानी से बोला, अरे यार, तुम पूरा का पूरा केमिस्ट शॉप लेकर घूमती हो क्या अपने बैग में? शवि से घूरते हुए बोली, बैग जरूरत का सामान रखने के लिए होता है। ऋत्विक बोला, हाँ, लेकिन लड़कियां तो बैग में अपना मेकअप का सामान और परफ्यूम और अपना और कुछ भी सामान रखती हैं, लेकिन तुम ये सब रखती हो? शवि कॉटन से उसके हाथ पर से खून को साफ करते हुए बोली, क्योंकि मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, तुम सबसे अलग हो जाना, सबसे अलग। ऋत्विक ने मन में सोचा और मुस्कुरा दिया। ब्लड साफ करके शवि ने ऑइंटमेंट लगाना शुरू किया तो ऋत्विक की आह निकल गई और वो बोला, अरे जल रहा है जाना, आराम से लगाओ ना। शवि वैसे ही बोली, जलेगा ही ना, और किसने कहा था ये बेहूदगी करने के लिए? तब दर्द नहीं हुआ था क्या? ऋत्विक मासूम सा चेहरा बना के बोला, तो तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए देखने के लिए कि क्या सच में तुम्हें मेरी फर्क नहीं पड़ता क्या मेरी तकलीफ से? फिर मुस्कुरा के, लेकिन अब पता चल चुका है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। शवि उसे देखकर फिर नीचे देखने लगी और बोली, ये सिर्फ मैं इंसानियत के नाते ही किया है ना? ऋत्विक बीच में वही बोला तो शवि उसे देखने लगी तो फिर बोला, झूठ बोल रही हो जाना, खुद से या फिर मुझसे? शवि कुछ नहीं बोली और दवाई लगाकर बोली, चलिए, अब वैसे ही आपकी बचकाना हरकतों की वजह से बहुत लेट हो चुका है। ऋत्विक बोला, तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बोलोगी तो तुम बहुत जल्द कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, देख लेना, देखा जाएगा अब, चलिए। ओके कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और आश्रम के बाहर जाके रोकी तो शवि झट से नीचे उतर आई। ऋत्विक भी बाहर आया और शवि सीधे अंदर बढ़ने लगी तो वो मुस्कुरा दी और जोर से पीछे से ही बोला, आई लव यू जाना। शवि ने उसे मुड़ के घूरा तो मुस्कुराते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर गाड़ी में बैठ गया और चला गया। शवि भी जल्दी से अंदर गई। ऋत्विक घर के लिए निकल गया और शवि आश्रम चली गई। वहां आज गिन्नी और उसे बातों बातों में टटोलने की कोशिश कर रही थी कि वो आरुष से को लेकर क्या सोचती है, लेकिन शवि ने उसे सीधे सीधे ये कह दिया कि आरुष जी उसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसे सुनकर गिन्नी को संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनके साथ बैठी हुई रिया न जाने क्यों कहीं ना कहीं खुश लग रही थी। ऐसे ही कुछ देर की बहस और कुछ मस्ती के बाद तीनों बिस्तर पर पहुंच गई। तीनों ही सहेलियों की मनोदशा अलग अलग थी आज रात। रिया के मन में एक सुकून सा था तो गिन्नी ये सोच रही थी कि अब क्या करे, कैसे शवि और आरुष की बात को आगे बढ़ाए। और इधर हमारी शवि मैडम लेटी हुई तो थी, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नदारत थी। उसके दिमाग में रह रहकर ऋत्विक की बातें और उसकी वो हरकतें घूम रही थी, जिन्हें सामने से तो वो शवि बचकाना कहकर चिढ़ जाती थी, लेकिन अब वही हरकतें उसके दिल में गुदगुदी कर रही थी। उसकी वो प्यार भरी बातें उसे बेचैन कर रही थी और ये सब याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन फिर अपनी ही बात को याद करके वो अपने ख्यालों को विराम लगाकर सो गई। उधर ऋत्विक बाबू भी अपने बिस्तर पर पड़े पड़े बस अपनी जाना को याद करते हुए
मुस्कुराते हुए कैसे भी करके सो गए। सुबह शवी दाई माँ से मिलकर घर से निकल गई और पहुंच गई सिंघानिया कुंज में, जहाँ दादी के साथ बैठकर ऋत्विक उसी का इंतजार कर रहा था। वो दादी के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी शवी की तरफ नजर पड़ते ही जैसे उसका दिन खिल गया हो और दादी भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। शवी आके दादी के पास बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, दादी ने मुस्कुरा के कहा। शवी ने ऋत्विक को नहीं बुलाया तो वो खुद ही बोल पड़ा, गुड मॉर्निंग मिस शवी। शवी ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर दादी की वजह से उसे भी मजबूरन गुड मॉर्निंग बोलना पड़ा। तभी राजश्री जी आई और शवी के पास आके बोली, अरे शवी बेटा, कितने दिनों से हमारा मेल ही नहीं हुआ, कैसी हो? शवी मुस्कुरा के, मैं अच्छी हूँ आंटी, आप बताइए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ देर बाद राजेश जी भी आए और शवी ने उन्हें भी विश किया। फिर शवी दादी के लिए नाश्ता बनाने लग गई और बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने लगे। शवी दादी के लिए नाश्ता लाई। तभी प्रियल भी अपने रूम से आई और सीधे शवी के गले लगकर बोली, हाय शवी दी, कैसे हो आप? शवी मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, कितने दिन हो गए आपसे अच्छे से बात ही नहीं हुई। वो कॉलेज के प्रोजेक्ट के चक्कर में बस फंसे हुए थे, लेकिन अब फ्री हूँ। राजश्री जी ने उसे नाश्ते के लिए आवाज दी तो वो शवी से भी साथ बैठकर नाश्ता करने को कहने लगी। शवी के बार बार ना करने के बाद भी वो उसे टेबल तक ले गई। शवी ने बहुत कोशिश की लेकिन अब सब लोग उसे इंसिस्ट करने लगे तो वो चुपचाप चेयर पर बैठ गई। प्रियल उसे अपने हाथों से नाश्ता परोसने लगी। शवी नजरें झुकाए हुए बस बैठी थी क्योंकि उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठा था उसका जान का दुश्मन, जानी के हमारे ऋत्विक बाबू। तो वो बेचारी नजरें कैसे उठाए। नाश्ता परोसकर प्रियल भी उसके साथ बैठ गई। फिर खाते खाते ही वो बोली, वैसे शवी दी, आपसे एक बात पूछूं? उसकी बात सुनते ही ऋत्विक ने उसे ऐसे घूरा जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जब प्रियल की नजर उस पर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बात संभालते हुए बोली, वो मैं क्या पूछ रही थी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? आप इतने ब्यूटीफुल हो कि किसी को भी पसंद आ जाओ, तो अब तक किसी ने आपको प्रपोज नहीं किया क्या? उसकी बात सुनकर सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे और ऋत्विक को तो इतनी जोर से ठसका लगा कि उसका सारा खाया हुआ खाना भी बाहर आने को हो गया। और शवी तो बेचारी गुमसी ही हो गई। वो क्या बोले, इतना एम्बेरस फील करने लगी वो प्रियल के सवाल से, और साथ ही उसे ऋत्विक का ख्याल भी आ गया और उसका इजहार भी। पर उसकी नजरें अब भी नीचे ही थी। वो जल्दी से बोली, वो मैं दादी माँ की दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बिना एक पल गवाए दादी के रूम की ओर भाग गई और उसके जाते ही सब लोग प्रियल को घूरने लगे और ऋत्विक आंखें छोटी करते हुए बोला, तू बहन है या दुश्मन? क्या बोले जा रही थी? हाँ, अपने भाई का घर बसाने में हेल्प करने की बजाय तू शवी के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है और उसे प्रपोज भी करवा रही है। देख प्रियल, अगर तेरी इस बकवास से मेरा नुकसान हुआ ना तो मैं तेरी शादी एक ऑटो वाले से करवा दूंगा, समझी? उसकी बात पर सब लोग हंसने लगे तो प्रियल बच्चों जैसे बोली, सॉरी भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि शायद वो आपके बारे में सोचे मेरे सवाल से, तो ये सवाल यहाँ पूछना सही था। हाँ, और तेरे पूछने से तो वो जैसे अभी आएगी और कहेगी कि चलिए ऋत्विक जी, मैं तैयार हूँ, चल के शादी करते हैं। सॉरी भाई, वो फ्लो में निकल गया। राजश्री जी उन दोनों को किसी तरह से समझाया और सबने नाश्ता किया। और ऋत्विक को आज ऑफिस जाना था लेकिन पहले किसी क्लाइंट से मिलने जाना था तो राजेश जी पहले निकल गए और प्रियल भी ऋत्विक को सॉरी बोलकर कॉलेज चली गई। लेकिन अभी तक शवी किसी के सामने नहीं आई थी। उस बात के बाद ऋत्विक भी जाने के लिए तैयार हो गया और जाने से पहले शवी को बाय बोलने के लिए सीधे किचन में चला गया। शवी अपने ध्यान में काम कर रही थी और ऋत्विक जाके साइड में खड़े होकर उसे निहारने लगा। जब शवी ने उसको ध्यान आया तो उसने उसे नजरें उठाकर देखा और ऋत्विक को देखकर वह दंग रह गई और अटकते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? ऋत्विक मुस्कुराकर उसके पास जाते हुए बोला, चाहिए तो दे पाओगी क्या? हाँ, शवी पीछे पीछे होते हुए घबराकर बोली, चाहिए कॉफी या कुछ और? ऋत्विक आगे बढ़ रहा था और शवी पीछे पीछे। ऋत्विक कुछ बोला नहीं। शवी पीछे होते होते प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई और वहीं रुक गई। उसकी धड़कन बढ़ गई और सांसें भी तेज हो गई। ऋत्विक उसके पास पहुंचा, हाथों को प्लेटफॉर्म पर रख दिया। शवी और घबरा गई और खुद को नियंत्रित करते हुए बोलने की कोशिश करने लगी, देखिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए, कोई आ जाएगा। आ जाने दो, मुझे परवाह नहीं, पर मुझे तो है। अच्छा हाँ, किसकी परवाह है तुम्हें? बोलो। वो सब की, और उन सब में मैं भी हूँ क्या? शवी नीचे देखते हुए, नहीं। अच्छा, तो फिर तो आज किसी को आ ही जाने दो, सबको पता चल जाने दो कि ऋत्विक सिंघानिया किसी की अदाओं पर लट्टू हो चुका है। शवी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, आपको क्या चाहिए था? अरे हाँ, मुद्दे की बात तो मैं भूल ही गया, कहकर उसने शवी की ओर झुकना शुरू कर दिया और ये देखकर शवी ने घबराहट से
अपनी आंखें बंद कर ली। ऋत्विक मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके माथे को चूम लिया और बोला, मिल गया मुझे मेरा गुड लक किस। शवि ने अपनी आंखें खोली तो ऋत्विक उसे मुस्कुराकर देख रहा था। फिर उससे दूर हुआ और बोला, अब मैं चलता हूँ, जरूरी मीटिंग थी। तो गुड लक लिए बिना कैसे जाता? अब तो पक्का ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा क्योंकि मेरा लकी चार्म मिल गया है मुझे। शमी उसे बस देखती रही। वो फिर बोला, आज के बाद कोई भी इम्पोर्टेंट काम होगा तो मैं अपना गुड लक लिए बिना नहीं जाऊंगा, याद रखना। अब चलता हूँ, मुझे मिस करना, कहकर उसने आई विंक की और मुस्कुराकर चला गया। शवी बस बुत बनी उसे देखती रह गई। फिर उसने धीरे से हाथ को अपने माथे से लगाया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर नॉर्मल होकर अपना काम करने लगी। ऋत्विक भी निकल गया अपनी कार लेकर। शवी दादी के साथ अपनी रोज की दिनचर्या के मुताबिक टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर दोपहर को उसने दादी को खाना और फिर दवाई खिलाकर सुला दिया और खुद हाल में सोफे पर बैठकर दादी की दवाइयों को चेक करने लगी कि कौन सी अब बंद करनी है और कौन सी कंटिन्यू रखनी है। तभी हॉल में पड़ा लैंडलाइन फोन बजने लगा। उसने इधर उधर देखा कि कोई आए और फोन उठाए, लेकिन कोई नहीं आया। शायद राजश्री जी के कमरे तक आवाज नहीं पहुंची थी और दादी वैसे सो रही थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वो खुद ही उठी और फोन को उठाया और बोली, हेलो। अगले ही पल उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। दूसरी ओर से हेलो हेलो होती रही लेकिन शवी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे वो घर से दौड़ते हुए निकल गई। आंखों में आंसू बेहिसाब बहने लगे थे लेकिन वो बिना किसी चीज की परवाह किए सड़क पर आ पहुंची और बस दौड़े जा रही थी। कड़ी धूप में बिना कुछ सोचे समझे तभी एक ऑटो उसके पास आई और ऑटो वाले ने पूछा, मैडम कहीं जाना है क्या आपको? शवी रोते हुए बोली, जी जी भाई साहब, वो जी में रेखा हॉस्पिटल ले चलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।